हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और कोरोना काल में सब अपने घर सुरक्षित होंगे। तो हम कुछ लंबे समय से जीएस के क्वेश्चंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशल फॉर इंडियन आर्मी, एसएससी, ईजीडी या फिर अदर जो भी नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सबके लिए जो जीके जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होती है वहाँ जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे वो जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, मैं सुनील कुमार और मंत्रा IQ चैनल पे आपका स्वागत है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट चाहिए है, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई अपडेट चाहिए है या फिर कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, मैथ हो, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड अगर आपको भी कोई भी डाउट आपको पूछना है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो ये लिखा है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है। उस दृष्टिपत्र का नाम है इंडिया विजन 2020। देखिए, दो टाइप के देश होते हैं, एक तो होता है विकसित देश, एक तो होता है विकसित, और जो दूसरा जो देश होता है वो होता है आपका विकासशील। दूसरा कौन सा होता है? विकासशील देश होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है विकासशील देश है। दूसरी बात, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो थर्ड वर्ल्ड जो बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड वो किसे बोला जाता है? जो विकासशील देश होते हैं उसे यही थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। तो फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि भारत विकसित है या विकासशील, तो भारत एक विकसित देश है, विकासशील देश है। विकसित देश कौन से होते हैं? ऐसे देश जिन्हें अब विकास की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण हो चुके हैं। जैसे कि अगर आपसे बात की जाए अमेरिका जो है, अमेरिका का जिक्र किया जाए तो अमेरिका एक विकसित देश है, विकासशील देश नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसी से रिलेटेड कुछ बात थी। तो यहाँ पे योजना आयोग ने बोला था कि 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य के लिए उन्होंने दृष्टिपत्र तैयार किया था। उस दृष्टिपत्र का नाम आपसे पूछा है तो इंडिया विजन 2020, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अगर दूत किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। याद रखना, ये बात है 1992 की, 1992 की, जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। ये शायद 91-92 की बात है, 91 एंड 92 बहुत काउंट करोगे आप दोनों साल। उस वक्त अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही बिगड़ चुकी थी। तब वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारे मोर्चों को संभाला था और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसी कारण अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के PM भी रह चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोदी जी से पहले जो PM थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अपने राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। देखिए, इसकी मैं आपको एक ट्रिक समझा सकता हूँ कि देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे तो पहली मतलब 1, पंचवर्षीय योजना यानी 5, पहले यानी 1, पंचवर्षीय यानी 5, तो पहली पंचवर्षीय योजना 51। कौन सा 51? 1951। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल एंड बियर, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, ये शेयर बाजार से संबंधित है, बुल एंड बियर। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का यूज़ वहाँ होता है जहाँ एक गरीब जो तबका होता है, उस गरीब तबके में भी जो गरीब लोग होते हैं, गरीब तबके में भी जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, ठीक है। तो अंत्योदय कार्यक्रम क्या होता है मैंने आपको समझा दिया कि गरीबों में भी सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चैनल को भाई शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो ताकि आपको हर दिन की वीडियोस मिलती रहे, आप अपडेट में रहें और हर वीडियो का आप फ़ायदा उठा सके और बाकी बच्चों के पास भी भेजा करो ताकि हर बच्चा जो डिफेंस की तैयारी करता है स्पेशली उसे फ़ायदा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो ये है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। स्पेशल इसने देखो शब्द बोला है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उसके बाद है कि भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है, अवस्थापन विकास से है। अवस्थापन विकास से है भारत निर्माण योजना, अवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। एमपी जो है सबसे ज़्यादा टच करने वाला स्टेट भी है और ये मध्य में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ है तो वो भी मध्य प्रदेश में ही बताएंगे आप, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। तो जो प्राथमिक जो घाटा होता है, यानी भारत का जो बजट होता है, भारत का बजट हर वर्ष घाटे में ही रहता है क्योंकि भारत के पास खर्चे ज़्यादा हैं और उसके लिए जो इनकम है, जो राजस्व है वो कम है, इसलिए हर बार भारत का बजट नेगेटिव रहता है। इसमें पूछा है कि जो घाटा होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तो जो प्राथमिक जो घाटा होता है उसी का, ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कब शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। तो ये पूछते हैं कि किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, या तो ऐसे पूछेगा या किस क्षेत्र पर जोर दिया गया ऐसे पूछेगा। तो याद रखना है कृषि पर जोर दिया गया था, ये आपको याद रखनी है बात। इस समय यानी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीयकृत जो उद्यम है वो कौन सा है, वो इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला जो उद्यम है वो कौन सा है, तो आपको भारतीय रेलवे बताना है। फर्स्ट नंबर पे भारतीय रेलवे और सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो वो है आर्मी। अप्रोक्सली आर्मी के अंदर 13 लाख का मतलब अधिकारी हैं कुल, छोटे मोटे सब मिलाकर, और भारतीय रेलवे में अप्रोक्सली 14 लाख अधिकारी हैं कुल। तो इसलिए सबसे बड़ा जो उद्यम है वो भारतीय रेलवे बोला जाता है, ये आपको याद रखना। वर्तमान में रेलवे के अंदर टोटल 17 जोन है और जो लेटेस्ट जो जोन बनाया गया है वो बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का जो पहले रेलवे जोन जो बनाया गया था वो उत्तर पश्चिमी रेलवे था। कौन सा था, वो था उत्तर पश्चिमी रेलवे, और ये बनाया गया था 1952 में, 1952 में, ये भी आपको याद रखना है। तो रेलवे संबंधित ये कुछ जानकारी हैं 2-3, ये भी आपको अलग से याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि बजट घाटा का क्या अर्थ है। बजट जो घाटा है उसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है कि कुल प्राप्तियां एवं कुल खर्चे में अंतर। कहने का मतलब ये है
कि जैसे मान लिया कि आप 100 रुपये कमाते हैं लेकिन खर्चा आप कर देते हैं 120 रुपये का, तो कितने रुपये का घाटा हुआ आपके पास? 20 रुपये का। ये सेम कहानी आपके इंडियन बजट में, भारतीय बजट में होती है, आपको याद रखना है। और अगर हम आपसे पूछो कि वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। ये भारत की पहली मतलब पूर्ण तौर पर जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। हालांकि इससे पहले भी वित्त मंत्री रह चुकी है। कौन भला? इससे पहले भी जो वित्त मंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, पर वो पूर्ण तौर पे नहीं थी। इंदिरा गांधी जो थी वो पूर्ण तौर पे नहीं थी, क्योंकि उनके पास पीएम पद भी था, पीएम नाम से पद भी था, तो इसलिए पूर्ण तौर पे नहीं थी वो। तो पूर्ण तौर पे अगर बोला जाए तो निर्मला सीतारमण आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935। अगर आपसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ ले तो आपको याद रखना है 1949 यानी 1949 में जो है वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार ने अपने अधीन वो चीज़ को ले लिया हो उसे राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। जब सरकार किसी चीज़ को अपने अधीन ले लेती है उसका राष्ट्रीयकरण कहा जाता है उसे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन। ये आपको याद रखना है। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? कि आपको याद रखना अवमूल्यन। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। भारत के ग्रामीण, स्पेशल याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य जो स्वरूप है वो कैसा है? तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी 3 टाइप की होती है, जिसमें से यहाँ जो जिक्र किया गया है वो जिक्र किया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का। मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक्चुअली होती क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी स्पेशल ग्रामीणों में पाई जाती है, ग्रामीणों में भी किसानों में पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें यानी एक ऐसा काम जिसमें व्यक्ति काम करता दिखाई देगा पर वहाँ एक्चुअल काम, वहाँ उस व्यक्ति की ज़रूरत होती नहीं, ठीक है, वहाँ उसे बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये आपको याद रखनी है। ओके, एक ऐसा व्यक्ति जहाँ वो काम करता दिखाई देगा पर उसके काम की ज़रूरत होती नहीं। ये कृषि पर ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर लागू होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के लिए है? तो याद रखना चावल के लिए। कृषि भूमि ज़्यादातर चावल के लिए आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? तो वो है विनिर्माण क्षेत्र का। राष्ट्रीय जो आय है उसके अंदर सर्वाधिक जो योगदान है वो विनिर्माण क्षेत्र का है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में मैंने आपको बताया पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में, 1 अप्रैल के साथ, 1 अप्रैल 1951 में। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना अगर आपसे पूछे तो आपको बतानी है तीसरी जो योजना थी वो पूर्णतः असफल थी। आपको याद रखना है तीसरी योजना, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कैसी योजना जो केवल 4 वर्ष की थी, तो वो थी 5वीं योजना। 5वीं योजना। कुल कितनी योजनाएं हो चुकी हैं? कुल 12 योजनाएं। वर्तमान में 12वीं योजना है। हालांकि अब योजनाएं को ख़त्म करके नीति आयोग ले आए थे 1 जनवरी 2015 से। तो वैसे अगर आपसे पूछे कि कौन सी योजना है, वही 12वीं योजना है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पेंडिंग है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यही योजना भी चल रही है।
तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी योजना जो थी वो 4 वर्ष की थी, तो वो थी 5वीं योजना। और कोई भी योजना जो होती है वो कितने साल की होती है, वो 5 वर्ष की होती है। कोई भी योजना जो होती है कितने साल की होती है, 5 वर्ष की होती है। ये तो आपको याद रखना है। तो यहाँ जो जिक्र है वो ये है कि असफल योजना कौन सी थी, तो तीसरी। कुल 12 योजनाएं हो चुकी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, आप पता होगा सबको, नरेंद्र मोदी। और ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो स्वतंत्र भारत में जन्मे गए हैं, और ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से सॉरी, ये कौन से प्रधानमंत्री, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको याद रखना है ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है। महंगाई भत्ते जो है, महंगाई जो भत्ते हैं को निर्धारित करने का क्या आधार है, वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें दिया गया था उद्योग पर। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर लगाया गया था वो उद्योग पर लगाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में आप पीछे पढ़ के आए हैं कि कृषि पर जोर लगाया गया था, दूसरी में उद्योग पर जोर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 22वां जो क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो मूल्य है वो और जो कीमत स्तर है वो, उनके बीच कैसा संबंध होता है। मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर के बीच कैसा संबंध होता है, तो आपको याद रखना है कि प्रतिलोम संबंध इन दोनों के बीच होता है, मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर। नेक्स्ट है कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताइए। अंडा उत्पादन में, तो अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वो है 3रा स्थान। कौन से नंबर का स्थान है, 3रा स्थान। कौन सा स्थान, 3रा स्थान। दूसरा आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा अंडा किस स्टेट में होता है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। कौन सा बताना है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि 8% जो दर थी वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और आज के हम अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है। देखो अभी मैं आपको समझा के आया था कि जो बेरोजगारी होती है 3 प्रकार की होती है। एक बात, सबसे जो प्रचंड बेरोजगारी होती है मैं आपको बता के आता है, ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि में दिखाई देती है। तो यही इसका आंसर है कि प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है, तो आपको याद रखना है कि वो प्रचंड बेरोजगारी आपको कृषि में दिखाई देती है। ठीक है, ये तो कुछ आपके इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप बार बार रिपीट करेंगे और उम्मीद है कि आप इन्हें याद भी करेंगे और एग्ज़ाम में इनसे आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा उठा सके और आप भी इन चीज़ों को पढ़ते रहा करो, बाकी बच्चों को शेयर करते रहा करो। हर दिन आपको ऐसी एक वीडियोस मिलेगी जिसमें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। मैं आपको फिर समझा दूं कि डिफेंस के हिसाब से ये सारा कंटेंट तैयार किया गया है स्पेशल फॉर इंडियन आर्मी, SSC GD और अदर जो नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सारे के सारे उन सब के हिसाब से हमने जीके को सेट किया है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियोज़ को पूरा देखेंगे और
अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, कल फिर मिलते हैं।